हेलो भैया जी की यूपी जीके की स्पेशल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हमारी उत्तर प्रदेश की मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके चल रही है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर यूपी जीके पूछी जाती हैं। अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये उत्तर प्रदेश की स्पेशल सीरीज चल रही है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। ये भैया जी की उत्तर प्रदेश की स्पेशल सीरीज चल रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर इससे पहले हम उत्तर प्रदेश जीके की बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं। वो अगर वीडियोस आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप वीडियोस डायरेक्ट सर्च करके देख सकते हैं। ये हमने कवर करा दिया है, अभी आपको थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले महान व्यक्तित्व के बारे में और चर्चा करेंगे। यहाँ पर स्थान दिया है और नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में 1857 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। मैं स्पीड से कराऊंगा आपको, ये पहले मैं करा चुका हूँ ये। तो चलिए, तो झांसी का किसने किया था नेतृत्व? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। मथुरा का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कालपी का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। कानपुर का नेतृत्व नाना साहब और अजीमुल्ला के द्वारा किया गया था। मेरठ का नेतृत्व कदम सिंह के द्वारा किया गया था। फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी मोहम्मद अल्लाह के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख तथ्य। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर। कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व का संचालन मौलवी अहमद शाह और बेगम हजरत महल ने किया था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में 1857 ईस्वी में क्रांति का संचालन मौलवी अहमद शाह और बेगम हजरत महल ने किया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शिलालेख के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर प्रमुख शिलालेख एवं स्तंभ लेख के ऊपर बात करेंगे। प्रयाग का अशोक स्तंभ लेख, क्या हेडिंग है यहाँ पर? ये प्रयाग का अशोक स्तंभ लेख के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम। ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के प्रयाग, उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रयाग जगह है, और प्रयाग कहाँ पर है? ये इलाहाबाद। और अभी वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज में स्थित इस स्तंभ लेख का विशेष महत्व है। यह पत्थर का गोल खंबा है जिसका भार लगभग 493 मन और 35 फुट है। नीचे का व्यास लगभग 3 फुट है, जो ऊपर जाकर 2 फुट और 2 इंच रह गया है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर जो अभिलेख अंकित है उसे उससे ज्ञात होता है कि स्तंभ पहले 232 ईसा पूर्व में अशोक की आज्ञा से कौशाम्बी से यहाँ लाया गया होगा, क्योंकि वह ऐसी कई स्तंभ लेख दिल्ली भी ले गया था, किंतु वर्तमान स्थान में इसे 1838 में खड़ा किया गया था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। तो सारनाथ का स्तंभ लेख, सारनाथ के स्तंभ लेख के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं हम। तो प्रदेश ही नहीं, भारत का यह महत्वपूर्ण स्तंभ लेख में से एक है। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, यह भारत के जो सारनाथ का जो स्तंभ लेख है, यह उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है। इसी स्तंभ लेख से राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है। जो ये स्तंभ लेख है, सारनाथ का स्तंभ लेख है, इसी लेख से भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है वो इसी स्तंभ लेख से लिया गया है। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, इस स्तंभ लेख के शीर्ष भाग पर स्थित चौकी पर 4 सिंहों, सिंह मतलब शेर, पीठ सटाए हुए मूर्तियां हैं। आपने देखा होगा, ये भारत के नोट पे भी आता है और सत्यमेव जयते नीचे लिखा रहता है। इस तरह से यहाँ पर शेर बने होते हैं पीठ सटाए हुए, याद रखना है आपको। तो मूर्तियां हैं यह, तथा ये सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं जो धर्म चक्र का प्रतीक है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की जो संख्या है वो 4 है। 3 नहीं लिखना है क्योंकि 3 हमें दिखाई देते हैं, चौथा पीछे होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। सारनाथ का चौखंड स्तूप, तो सारनाथ का चौखंड स्तूप है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो कि वाराणसी से सारनाथ जाने वाले मार्ग में बाएं हाथ पर एक विशाल मिट्टी के टीले के ऊपर पत्थर की अष्टकोण दीवार और छत है। समीपवर्ती लोग इसे सीता रसोई के नाम से भी जानते हैं। यही चौखंडी स्तूप है। इसका निर्माण गुप्त काल के पूर्व का माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। धर्म रजिक स्तूप, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में ही अशोक द्वारा निर्मित
रजिक नामक स्तूप स्थित है। सारनाथ में कौन सा स्तूप स्थित है? रजिक नामक स्तूप स्थित है। इस स्तूप की केवल नीचे की नींव ही शेष बची है। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क का मथुरा का स्तंभ लेख। तो कनिष्क का मथुरा का स्तंभ लेख के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में स्थित कनिष्क का यह स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो मथुरा नगर में स्थित जो कनिष्क का स्तंभ लेख है वो किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख में कनिष्क से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। जो ये अभिलेख है, इस अभिलेख में, किस अभिलेख में? कनिष्क का जो स्तंभ लेख है ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया है। इसमें कनिष्क से, राजा कनिष्क से संबंधित बातों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। कौशाम्बी स्तंभ लेख। अशोक ने उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी में 2 स्तंभों को खड़ा करवाया था। अशोक ने उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में कितने स्तंभ लेखों को खड़ा कराया था? 2 स्तंभ लेखों को खड़ा कराया था, जिसमें से प्रथम स्तंभ को बाद में मुगलों के काल में कौशाम्बी से हटाकर प्रयाग लाया गया और संगम पर किले के अंदर खड़ा कर दिया गया। याद रखना, कहां पर खड़ा कर दिया गया? संगम पर किले के अंदर खड़ा कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम। अशोक का दूसरा स्तंभ कौशाम्बी में, जो दूसरा स्तंभ है वो कहां पर है? कौशाम्बी में अब भी मौजूद है। उसका ऊपरी हिस्सा टूट गया है। कौशाम्बी प्राचीन में बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान था। इस स्तंभ पर इस मत से संबंधित लेख मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सोहगौर कांस्य लेख। प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगौरा नामक स्थान पर स्थित यह कांस्य लेख है, जिसमें मौर्य काल में अकाल से मुकाबले के लिए अनाज भंडारों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या का शिलालेख। अयोध्या का शिलालेख की बात करते हैं यहाँ पर। अयोध्या के इस शिलालेख में 1ली ईस्वी में हुए पुष्यमित्र शुंग के वंशज सम्राट धनदेव का पारिवारिक विवरण मिलता है। किसका मिलता है? पुष्यमित्र शुंग के वंशज सम्राट धनदेव का पारिवारिक वर्णन मिलता है अयोध्या के शिलालेख में। आगे बढ़ते हैं हम। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। तो जिला गाजीपुर में स्थित स्कंदगुप्त का एक भीतरी स्तंभ लेख विशेष उल्लेखनीय है। तो गाजीपुर के अंदर स्थित है, जिला गाजीपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में जो स्कंदगुप्त का एक भीतरी स्तंभ लेख है, विशेष उल्लेखनीय है। वह स्कंदगुप्त के जीव वृत्त पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। तो वह जो स्कंदगुप्त का जो जीवन वृत्तांत है उस पर प्रकाश डालता है। कौन सा? स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख को उसने अपने पिता की स्मृति में निर्मित करवाया था। तो स्कंदगुप्त ने यह स्तंभ लेख अपने पिता की किसमें बनाया था? स्मृति में बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। शिवलिंग शिलालेख। प्रदेश के फतेहपुर जिले के रेह ग्राम में स्थित यह लेख शिवलिंग पर अंकित है। शिवलिंग लेख की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। शिवलिंग शिलालेख की ऊपर डिस्कस करते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का जो हमारा कौन सी जगह है? फतेहपुर जिले के रेह ग्राम में स्थित यह लेख शिवलिंग पर अंकित है, जिसकी 4 पंक्तियां ही सुरक्षित बची है अभी वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं हम। अहरोरा का शिलालेख। अहरोरा का शिलालेख के ऊपर बात करते हैं अब। यह वाराणसी के पास अहरोरा नामक ग्राम में पाया गया एक छोटा सा शिलालेख है। कौन सा है? अहरोरा का शिलालेख। याद रखना है कहाँ पर है? ये वाराणसी के पास एक जगह है, अहरोरा नामक ग्राम है, अहरोरा नामक गांव है, वहां पर पाया गया ये छोटा सा शिलालेख है। इसके बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अब करते हैं हम पिपर हवा का धातु लेख। पिपर हवा का धातु लेख के बारे में डिस्कस करते हैं। यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पिपर हवा ग्राम से प्रपात एक कलश लेख है। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कौन सा धातु लेख स्थित है? पिपर हवा ग्राम से प्रपत एक कलश लेख है। ये कौन सा लेख है? ये एक कलश लेख है। इसी से यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन कपिल वस्तु पिपर हवा ही है। समझे? तो प्राचीन जो कपिल वस्तु है वह क्या है? वह पिपर हवा ही है। याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये हमारी उत्तर प्रदेश जीके की स्पेशल सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट पार्ट अब जल्दी आने वाला है इसका।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपके द्वार पर पहुँच जाएगी घंटी बजाने। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारी वीडियोज़ ट्यूसडे में, वेडनेसडे और सैटरडे में सुबह के 4 बजे पब्लिश हो जाती है। सुबह 4 बजे उठकर बैठ जाओ और अपनी कॉपी किताब लेकर के सभी नोट्स बनाते रहें और वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन ये रट जाएंगे, एक भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एग्जाम से पहले नोट्स को रिवीजन करने के आपके काम आएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।